हेलो गाइस, कैसे हैं आप। अभी केंद्र मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या में आप जुड़ जाइए। अटेंडेंस आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और स्टडी से रिलेटेड कोई भी चैट आप लाइव चैट बॉक्स में कीजिएगा। अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अभ्युदय पोर्टल मिर्जापुर। इंडियन इकोनॉमी का ये लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए और बताइए आवाज क्लियर आ रही है। अगर आवाज क्लियर आ रही है ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने पीछे इस तरीके के चार्ट को कंप्लीट किया था जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी की बात की थी। जीडीपी से कोई भी चीज अगर हमें जीएनपी निकालना है तो हम क्या जोड़ते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, जीडीपी से एनडीपी निकालना है तो हमें माइनस करना पड़ता है क्या? मूल्यह्रास को, डिप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास। ऐसे ही जीएनपी से जब एनएनपी निकालते हैं तो माइनस मूल्यह्रास करते हैं, यानी कि डिप्रिसिएशन करते हैं। और जब एनडीपी से एनएनपी की ओर जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं। ओके, ये पूरा चार्ट था। अब आपने ये समझ लिया था पिछले लेक्चर में कि एनएनपी को ही हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, कि भारत में राष्ट्रीय आय के लिए एनएनपी का प्रयोग किया जाता है। ओके, एनडीपी आपने समझ लिया था कि जब जीडीपी से मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो उसे हम एनडीपी कहते हैं। ओके, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी जो मूल्यह्रास है इसी को कम करने के लिए आपने पूरा पढ़ लिया था कि दुनिया भर में आरएनडी का काम चल रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि इसको जीरो किया जा सके। तो जब एनडीपी को जीरो नहीं किया जा सकता है तो आप ये समझ के लीजिए कि एनडीपी कभी भी जीडीपी के बराबर नहीं हो सकता है, और इसीलिए जो तुलनात्मक अर्थव्यवस्था होती है उसमें एनडीपी का काम नहीं होता है। अब बात करते हैं एनएनपी की। एनएनपी को ही हम कहते हैं जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। उस चार्ट में आप वापस जाइए अपने नोट्स में, तो आपने क्या किया कि जीएनपी से जब आपने मूल्यह्रास को घटा दिया यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा दिया तो फिर आपको मिल गया एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल इनकम। क्या मिल गया? नेट नेशनल इनकम। यही जो नेट नेशनल इनकम है, एनएनपी है, इसी को भारत की राष्ट्रीय आय के तौर पर जाना जाता है। ओके, अब ये दो आधारों पर इसको हम देखते हैं एनएनपी को, यानी कि नेट नेशनल इनकम को, जो हमारी इनकम है। एक होती है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं साधन लागत, ओके, और मार्केट प्राइस को कहते हैं बाजार मूल्य। साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। आप ऐसे समझिए कि जब किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है तो उस समय या उसमें जो उसका इनपुट लगता है उसमें जो कॉस्ट आती है उसी को कहते हैं साधन लागत। तो एनएनपी को हम दो आधार पर निकालते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस जब फैक्ट्री कॉस्ट में हम अदर टैक्सेस और दूसरी चीजें, सब्सिडी और इनको सबको हम ऐड और माइनस कर लेते हैं, फिर जब फाइनली जब हम मार्केट में जाते हैं कोई गुड्स या सर्विस को लेते हैं, फिर हमें जो पैसा पे करना पड़ता है वो होता है मार्केट प्राइस। ओके, तो नेट नेशनल इनकम को हम दो आधारों पर निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर मतलब साधन। ओके, साधन का मतलब क्या हो गया? कोई भी वो साधन जिसके माध्यम से हम उत्पादन करते हैं, मतलब कि उत्पादन के साधन, यानी कि उत्पादन के बिंदु पर जो लागत आती है उसी को कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री में किस तरह प्रकार की कॉस्ट आती है? देखिए, एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी का मतलब जो जल्दी से, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे आपने किसी जमीन पर अपनी कोई फैक्ट्री लगाई है, तो मान लीजिए कोई ए है और इन ए ने किसी एक स्टेट में एक लैंड परचेस की या रेंट पे ली और उस पे अपनी फैक्ट्री लगाई है। तो ये जो रेंट पे या परचेस की हुई लैंड है, इस पूंजी में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड कैपिटल होती है। ओके, जैसे आपने कोई प्लांट लगाया,
अब प्लांट में जो मशीनरी लगेगी या जो दूसरे प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जल्दी से कोई बदलाव नहीं होता है, और इसी को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। फ्लेक्सिबल कैपिटल कौन क्या होती है? यानी कि परिवर्तनशील पूंजी। अब कोई प्लांट आपने लगाया है तो उसमें जो लेबर यूज होगा, जो रॉ मटेरियल यूज होगा, जो फ्यूल के लिए खर्च आएगा, या जो आप ब्याज दे रहे होंगे या इंटरेस्ट दे रहे होंगे, जो पूंजी आपने किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से ली होगी, तो वो कैसी पूंजी होगी? वो होगी फ्लेक्सिबल पूंजी। यानी कि इनमें आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत है उस प्रकार की पूंजी का या उतनी पूंजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको बचा सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप हटा सकते हैं। ओके। और दूसरे प्रकार की पूंजी क्या होती है? एक होती है प्राइमरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट क्या होती है? जब आप कोई भी उद्यम लगाते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक नीड की जरूरत होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और आपके अंदर का एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए या किसी भी सर्विस को देने के लिए ये बेसिक चीज होती है कि आपके पास लैंड होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए और आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। ये प्राइमरी चीज होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। सेकेंडरी कॉस्ट क्या होती है? सेकेंडरी कॉस्ट होती है जैसे एनर्जी की बाद में जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन यानी संचार, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इस प्रकार की जो आपको जरूरत पड़ेगी या किसी भी उद्यम को लगाने में जरूरत पड़ती है, तो ये सारी सेकेंडरी कॉस्ट आ जाती है। तो फैक्टर कॉस्ट आपको समझ में आ गया। फैक्ट्री यानी उत्पादन के बिंदु पर जो भी लागत लगती है, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो, फ्लेक्सिबल कैपिटल हो, प्राइमरी कॉस्ट हो, सेकेंडरी कॉस्ट हो, उसे कहते हैं हम फैक्ट्री कॉस्ट। ओके। कोई डाउट यहां तक? इफ यू हैव एनी डाउट, देखिए कुछ बच्चों के लिए हो सकता है ये टॉपिक रिवीजन का टॉपिक हो, तो आप चूंकि एग्जाम के लिए आपके पास समय बहुत कम है, 10th अक्टूबर को आपका एग्जाम है। ओके। इससे पहले आपको इकोनॉमी भी फिनिश करनी है और इकोनॉमी का जो करंट इश्यूज हैं वो भी आपको फिनिश करने हैं। इसलिए इसमें थोड़ी सी पढ़ने की जो स्पीड है वो आप बढ़ा लीजिए। और अब आप अगर पढ़ रहे हैं तो बस एक हफ्ते और पढ़ लीजिए। जो एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर अब आप पढ़ना इनको बंद कर दीजिए। ओके। बिकॉज ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जाम बहुत पास में है। ओके। अब आप पढ़िए कंसेप्ट्स को, सिर्फ वो चीजें जो प्री के एग्जाम में पास की जाती हैं। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि पहले प्री नहीं मेंस पढ़ो, ठीक है वो टाइम होता है, लेकिन अभी चूंकि समय कम है। ओके। जब प्री आप पास करेंगे तभी ना मेंस दे पाएंगे। जब प्री ही नहीं पास कर पाएंगे तो मेंस कैसे देंगे बताइए? ओके। तो प्री पास करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप प्री ओरिएंटेड यानी कि प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, कितने बच्चों ने जो बैक ईयर एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कितने बच्चों ने ले लिया है? किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट किए? चलिए, सबसे पहले तो अब आप एक काम करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ इकोनॉमी के ही नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के जो आप कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनको सॉल्व करिए। इसमें से करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं उनको छोड़ दीजिएगा। सिर्फ ये देखिएगा कि ये कौन से टॉपिक से करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पिक करता है। ओके। आईआर के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ज्योग्राफी में क्या करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी में कितना करंट और कितना ट्रेडिशनल के क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री में क्या कोई करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप करंट अफेयर या फिर जो नेशनल इंटरनेशनल जो दूसरी करंट अफेयर्स है उनको आप देख सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर के टॉपिक्स को पुराने पेपर से आप नहीं पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद
आप ये देखिए कि हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपने हिस्ट्री उसी प्रकार से तैयार की है? ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या ज्योग्राफी आप उसी पैटर्न पर तैयार कर पा रहे हैं? इकोनॉमी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसके क्वेश्चंस देखिए, क्या आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? ठीक है ना। तो आप जब तक क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं, साइंस एंड टेक, क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक को? इन्वायरमेंट, क्या आपने इसको बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ा हुआ है? इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इन सब के क्वेश्चंस को कैटेगराइज करिए और बैक ईयर से पढ़ना स्टार्ट करिए, और उन जिन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा पूछा गया है उन टॉपिक्स पर आप सबसे ज़्यादा निगाह रखिए, ठीक है ना। फिर इकोनॉमी को, आप चूंकि मैं इकोनॉमी का लेक्चर आपको दे रहा हूं, तो आप इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी बैक ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आप फंस रहे हैं या आपको लगता है कि देखिए वो टॉपिक हो गया है और आपको अभी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप प्लीज़, मैंने आपको नंबर दे रखा है व्हाट्सअप का 9560765693, आप उस पर आइए और अपना क्वेश्चन दे दीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा, लेकिन इसको पढ़ने में आप कोई भी कोताही नहीं बरतें और इसको पढ़ें, ठीक है। पीटी अगर निकालना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो फिर आपको इतना तो करना पड़ेगा कि बैक ईयर क्वेश्चंस को आप टैकल करें, किसी भी तरीके से करें, हाउ एंड वे आप बैक ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दें। ओके, चलिए अब हमें देखना है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को समझने के लिए एक बात आप समझ लीजिए कि मार्केट में जो वस्तु आप खरीदने जानते हैं, यानी कि जो अंतिम रूप से आप जब कोई वस्तु को प्रयोग करते हैं और फिर आप जब कोई प्राइस उस वस्तु का चुकाते हैं, तो उसी को कहते हैं मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब हो गया जो भुगतान अंतिम प्रयोग करता है, किसी भी वस्तु का जो अंतिम प्रयोग करता है उसका भुगतान करता है, उसी को कहते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई कार का परचेस करते हैं, क्या करते हैं? कार का परचेस करते हैं, जिसकी फैक्ट्री कॉस्ट है 3 लाख रुपीस। इतने में ये कार बनकर तैयार हो गई है। ओके, समझ गए बात को। इसके बाद इस पे हमारा टैक्स लगना स्टार्ट हुआ, सेंट्रल एक्साइज, अगर हमने इंपोर्ट किए तो सेंट्रल एक्साइज लगा, ठीक है, ये बनाया है। फिर CGST यानी कि सेंटर का GST और स्टेट GST लगा। ऐसे करके ये पूरा जो हमारी गाड़ी है, कार है जो हमने खरीदी, वो हमें जब हम उसको लेने गए तो हमें उसके शोरूम में 3,96,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ा। समझ गए बात को। तो ये जो पेमेंट हमने किया है, ये है हमारा मार्केट प्राइस और ये था हमारा फैक्ट्री प्राइस। तो यानी कि फैक्ट्री प्राइस में जब हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया तो हमारा क्या निकला है? मार्केट प्राइस निकलकर आ गया है। अब टैक्स भी आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होते हैं यानी कि डायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसको अदा करने का भार और दायित्व एक ही व्यक्ति पर हो। ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में रखते हैं। मतलब कि कोई एक ऐसा टैक्स जिसको पे भी आपको ही करना है और दायित्व भी आपके पास ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई भी कानूनी कार्यवाही उसी व्यक्ति के ऊपर होगी जिसको कि उसको पेमेंट करना था। जैसे कि इनकम टैक्स, मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख प्लस है, लेकिन आप फिर भी अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है, ITR है, वो नहीं भरते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का दायित्व इंडिविजुअल आप पर होता है और आप पर ही अगर आप टैक्स की श्रेणी में आते हैं तो आपको ये कर देने का दायित्व भी आपके ही ऊपर है। तो इस प्रकार के टैक्स कैसे होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं कि जिनका अदा करने का दायित्व किसी और का होता है और उसका भार किसी और के ऊपर होता है। जैसे GST का टैक्स, मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं
उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद जब आपके पास बिल आया तो आपने देखा कि उसमें 1,000 रुपये प्लस मान लीजिए 18% की जीएसटी लगी हुई है, तो 180 रुपये प्लस लगा हुआ है, 1180 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो ये जो जीएसटी लगा हुआ है 180 रुपये का, ठीक है ना, तो ये पेमेंट तो करेगा रेस्टोरेंट वाला। ये जिम्मेदारी, ये भार किसका है, ये दायित्व किसका है, रेस्टोरेंट वाले का है। लेकिन भार किस पर होगा, आप पर। यानी कि जो मान लीजिए ए कोई व्यक्ति था जो गया था रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो ये भार किस पर होगा, ए पर होगा, ठीक है। और दायित्व करने का भार किस पर होगा, उस रेस्टोरेंट पर होगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एक ही व्यक्ति पर दोनों भार और दायित्व होते हैं, पर इनडायरेक्ट टैक्स में भार किसी और पर होता है और दायित्व किसी और का होता है। ओके, चलिए अब आपने समझा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। अब यहां पर हम ये समझेंगे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का रिलेशन क्या क्या है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट प्लस हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कर देते हैं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाता है मार्केट प्राइस। क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। ओके, अब अगर इसी के, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर हम अगर फैक्ट्री कॉस्ट में सब्सिडी को माइनस कर दें, जैसे कोई चीज वस्तु बनती है, ठीक है, जैसे गैस है, घरेलू गैस, मान लीजिए घरेलू गैस के जो निर्माण उत्पादन होता है उसकी लागत आती है 1000 रुपए पर सिलेंडर, पर सरकार उसको 400 रुपए में आपको प्रोवाइड करा देती है। तो ये जो 600 रुपए का बीच में डिफरेंस आ रहा है, ये कौन भार इसका वहन करता है, सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। तो ये उसका मार्केट प्राइस होना चाहिए, सॉरी ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है। अब इससे अगर हम इस सब्सिडी को माइनस कर देंगे 600 रुपए को, तो ये मार्केट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 400 रुपए। यही ये इक्वेशन है। तो अगर फैक्ट्री कॉस्ट से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। अब अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के रिलेशन को देखें तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों, क्योंकि जो भी आपको टैक्स मिला उसमें आपने जो भी सब्सिडी दी अगर उसको माइनस कर दे तो हमारे पास नेट डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। कि भाई जो हमें फैक्ट्री कॉस्ट लगी फिर हम उस पर टैक्स लगाते हैं, फिर हम उसके बाद सब्सिडी भी दे देते हैं। अगर हमने सब्सिडी दी और जो हमने टैक्स कलेक्ट किया था उसी से देंगे सब्सिडी पब्लिक को, तो अब अगर हमें नेट पता करना है तो क्या करेंगे कि उस जो हमें टैक्स में कलेक्शन हुआ है उससे हम सब्सिडी के भार को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मार्केट प्राइस निकलकर बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू मार्केट प्राइस। ओके, तो नेशनल इनकम क्या होती है, मार्केट प्राइस पर नहीं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो फैक्टर कॉस्ट पर होती है इस कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी कि जो एनएनपी की गणना साधन मूल्यों पर की जाती है और इसी को राष्ट्रीय आय माना जाता है और यही देश का शुद्ध संसाधन भी होता है। अब हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने के क्या क्या अनुमान अभी तक आए हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया गया था। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसको हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है। इसको डिटेल में पढ़ना, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो आप इसको उम्मीद है कि ऋषभ सर ने इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। फिर 1925 और 29 के लिए VKRV राव द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया, नेशनल इनकम का अनुमान लगाया गया 25 से 29 के बीच में। फिर आजादी के बाद 1948 से 51 के लिए राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई जिसने अनुमान लगाया और इसकी अध्यक्षता की थी PC महालनोबिस ने। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है
5 ईयर प्लान था वो इन्हीं के मॉडल पर आई थी और इसके 2 अन्य सदस्य थे D.R. गॉडगिल एंड V.K.R.V. राव। ये वही V.K.V.R.V. राव हैं जिन्होंने 1925-29 में अनुमान दिया था नेशनल इनकम का। फिर 1950 में CSO का गठन कर दिया गया, ओके, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1951 से राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO के अंतर्गत ला दिया गया और CSO की जो राष्ट्रीय आय संबंधी रिपोर्ट है इसको कहते हैं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक। ओके, तो ये हमारी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री हो गई राष्ट्रीय आय के लेकर। तो आपने GDP, GNP, NDP, NNP को अच्छे से समझ लिया है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर होती है एक नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होती है? अगर हम GNP से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? NNP एट मार्केट प्राइस प्लस करंट ट्रांसफर। तो करंट ट्रांसफर के अंतर्गत जो भी हम वर्तमान में सरकार जो भी लोगों को ट्रांसफर करती है, पेमेंट ट्रांसफर करती है, अगर उसको NNP एट मार्केट प्राइस में ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम समझते हैं कि इस GDP को या इसको निकालते कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने GDP की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। किसी वस्तु में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को GDP कहते हैं। यही तो पढ़ा था आपने, बोलिए। तो मतलब क्या है? GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, इन वर्ड्स को आप बिल्कुल कभी मत भूलिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ all goods and services within a country within a given time period। मतलब एक निश्चित समय में, वो समय का क्या था आपने पढ़ा था? एक वित्तीय वर्ष। किसी एक देश में गुड्स और अंतिम गुड्स और सर्विसेज का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही उस देश की GDP कहलाती है। ओके, अब GDP को मापने की विधियों के बारे में बात करते हैं। GDP को मापने की बेसिकली 3 विधियां हैं। एक है व्यय विधि, दूसरी है उत्पाद विधि और तीसरी है आय विधि। व्यय विधि का मतलब होता है एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पाद विधि का मतलब है GVA मेथड, मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। आय विधि का मतलब है इनकम मेथड, इनकम मेथड। ये 3 प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा हम GDP का माप करते हैं। ओके, चलिए अब ये इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का है कि हमारी GDP की जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगी, और 21-22 के लिए जो एस्टिमेट दिया गया है उसको आप इस चार्ट में देख लीजिएगा। 21-22 के लिए जो एस्टिमेट दिया गया है वो 11 का दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ अभी चेंजेस आ गए हैं, तो आप इसको छोड़कर जब हम लोग अभी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास करेंगे जो 21-22 के लिए आया है उसमें ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब GDP मापने की सबसे पहली विधि की चर्चा हम लोग करते हैं जिसका नाम है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ये पहली विधि है। सबसे पहले समझिए फाइनल कंजम्पशन क्या होता है। इसके अंतर्गत जो फाइनल कंजम्पशन है उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और फाइनल कंजम्पशन होता है जब प्रोडक्ट को फाइनली आप यूज करते हैं। जैसे कि GDP में आप पढ़ रहे थे कि फाइनल जो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो फाइनल बिल्कुल अंतिम रूप से जिनका आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फाइनल कंजम्पशन भी यहां पर आएगा, यानी कि अंतिम उपभोग, अंतिम उपभोग। ओके, लेकिन इसके अंतर्गत आप इंटरमीडिएटरी जो गुड्स होती हैं, यानी कि इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई कार परचेस की, ओके, तो कार उस स्टील की बनी हुई है, लेकिन अब आप स्टील का पैसा उसमें अलग से नहीं जोड़ेंगे। आपने कार का जो पैसा दिया 3 लाख रुपए, जो आपने 3,96,000 दिया, तो उसमें टायर भी लगा हुआ है, रबर का यूज हुआ है। तो रबर क्या है? उसका इंटरमीडिएटरी पार्ट है। स्टील जो उसमें लगा हुआ है वो क्या है? वो उसका इंटरमीडिएट पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम अपने कंजम्पशन में ऐड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनको हम फाइनल कंजम्पशन में ऐड नहीं करते। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखिएगा। ओनली फाइनल प्रोडक्ट, ओके, प्लस
अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कोई महंगी गाड़ी है, मर्सिडीज है, BMW है, आप अगर इनको इंपोर्ट करते हैं तब भी इसको फाइनल कंजम्पशन में ही जोड़ा जाएगा। ओके। फिर अगर आप कोई अपने पास कोई आपका घर है, एग्जिस्टिंग हाउस है, ठीक है, तो वो भी आपका फाइनल कंजम्पशन में ही जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई नया घर खरीद लेते हैं तो इसको फाइनल कंजम्पशन में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि उसको जोड़ा जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर आप कोई नया घर परचेस करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो नए घर को हम निवेश के तौर पर जोड़ेंगे। फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स थे जिनको फाइनल कंजम्पशन में नहीं जोड़ा था, उनको भी हम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई शेयर खरीद के रखते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बॉन्ड खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, तो इनमें जो भी पैसा आप लगा रहे हैं उसको भी हम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत ऐड कर लेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट परचेस। गवर्नमेंट परचेस को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, और इसमें जो भी सरकार खर्च करती है, कैसे खर्च कर रही है, जैसे सैलरीज पे, इसको भी हम गवर्नमेंट पे, उसमें जो सरकारी खर्च है उनको उसमें ऐड कर लेंगे। प्रोक्योरमेंट्स, यानी कि जो सरकार अपने विभागों के लिए जो खरीदारी करती है उस पे जो सरकार पैसा खर्च करती है उसको भी हम गवर्नमेंट परचेज में ऐड करेंगे। ठीक है ना। चूंकि हम जीडीपी मापने की एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट परचेज। ये सारा क्या है, ये कंजम्पशन है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। क्या है ये, एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय कर रहे हैं, सारा व्यय पे ही पढ़ रहे हैं अभी हम। फिर हम देखते हैं कि एक व्यय होता है फॉरेन स्पेंडिंग इन इंडिया। जो विदेशी लोग हैं वो भारत में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि ई माइनस आई। ओके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेइंग कॉल सेंटर सर्विसेज, मतलब कि जैसे बेंगलोर में बैठी कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई सर्विस दे रही है, तो उसको जो भी पेमेंट हो रहा है या माइक्रोसॉफ्ट जो खर्च कर रही है भारत में, ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, फॉरेन स्पेंडिंग इन इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के अंदर जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत की कोई कार खरीदता है, मान लीजिए ट्रंप आए और ऑल्टो को खरीदें, तो ये जो पैसा वो भारत में देंगे वो किस में जोड़ा जाएगा, फॉरेन स्पेंडिंग इन इंडिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि हम कोई कार इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको इसमें नहीं ना जोड़कर हम जोड़ते हैं किसमें, फाइनल कंजम्पशन के अंदर। तो ये आपको एक्सपेंडिचर समझ में आ गया कि इस 4 चरणों में हम पूरा एक्सपेंडिचर करते हैं। मतलब कि जीडीपी के अंतर्गत जब हम कैलकुलेशन मेथड को अपनाते हैं तो हम क्या एक फॉर्मूला निकालते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये क्या है, सी क्या है, कंजम्पशन जो अपने पीछे चर्चा की, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, जी क्या है, गवर्नमेंट परचेस, और एक्स माइनस एम क्या है, फॉरेन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। ओके, आई है इन्वेस्टमेंट, जी है गवर्नमेंट परचेस, और एक्स माइनस एम है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये जीडीपी के कैलकुलेशन का हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। डायरेक्ट यूपीएससी ऐसे पूछता है कि इस मेथड में क्या शामिल नहीं है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नया घर खरीदना, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है, क्या ये इन्वेस्टमेंट है, नहीं, ये फाइनल कंजम्पशन है, नहीं, क्या है फिर ये। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि नया घर खरीदना हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि फाइनल कंजम्पशन होता है। ठीक है ना। आपने कोई गाड़ी इंपोर्ट की तो वो फॉरेन स्पेंडिंग इन इंडिया के अंतर्गत आएगा या फाइनल कंजम्पशन के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास कहाँ आएगा, फाइनल कंजम्पशन में आएगा। लेकिन कोई फॉरेनर आपकी, मान लीजिए ट्रम्प महोदय ने ये, इसीलिए ये फॉर्मूला, ये एग्जांपल आपको दिया है कि गाड़ी खरीदते हैं ऑल्टो, उसका पैसा देते हैं मारुति सुजुकी मानेसर को। ओके, तो वो जो पैसा 3 लाख रुपए उन्होंने पे किया कार को खरीदने का, या 3,96,000 रुपए जो पे किया उन्होंने कार के खरीदने का, तो वो पैसा किस में जोड़ेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के अंदर। तो ये मेथड हो गया एक्सपेंडिचर। चलिए, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, चेंज इन जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस,
विथ बेस ईयर। अब जो जीडीपी मार्केट प्राइस होती है उसको किस में चेंज करते हैं, ये किस में निकालते हैं, फिर हम बेस ईयर के पर्सपेक्टिव से निकालते हैं। फिर हमारी दूसरी जो मेथड है वो है आय विधि। जीडीपी मापने की जो दूसरी विधि है वो क्या है, वो है आय विधि, मतलब कि इनकम मेथड। इसको कहते हैं विप्र, WIPR, W प्लस आई प्लस पी प्लस आर, मतलब कि वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। समझते हैं इसको। देखिए भारत में दो तरह के लोग हैं, एक तो हाउस होल्ड हैं जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, और एक बिजनेस फर्म्स हैं जो व्यापार करती हैं। ठीक है, अब इन्हीं लोगों के पास इनकम आएगी, यानी कि जो हाउस होल्ड हैं उनके पास इनकम आएगी, या फिर जो फर्म्स जो काम कर रही हैं उनके पास इनकम आएंगी। तो इनकम के फैक्टर क्या हैं और उनसे क्या इनकम निकलती है। तो अब इनके जो फैक्टर हैं वो क्या है, या तो लेबर होगी, या कैपिटल होगा, या एंटरप्रेन्योरशिप होगी, या लैंड और बिल्डिंग जो फिक्स्ड कैपिटल होती है वो होगी। तो अगर मान लीजिए लेबर होता है तो लेबर को क्या मिलेगा, इनकम कैसे होगी उसकी, वेजेस के थ्रू होगी। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल है या इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास कैपिटल है तो कैपिटल के बदले उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, प्लस हो सकता है वो ब्याज ना लेना चाहता हो तो उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट भी मिल सकता है, यानी कि शेयर भी ले सकता है वो उसके। ओके, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो प्रॉफिट के लिए वो उसकी इनकम क्या होगी, जो उसको प्रॉफिट होगा वही तो उसकी इनकम होगी। अगर आपके पास लैंड बिल्डिंग है तो उसके लिए इनकम का क्या स्रोत होगा, उसको रेंट मिलेगा, वो उसकी इनकम का स्रोत होगा। अब अगर हम आय विधि में क्या करते हैं कि इस वेजेस को प्लस इंटरेस्ट या डिविडेंड को प्लस प्रॉफिट को प्लस रेंट को, इनको जब हम ऐड कर देते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, तो फिर हमारा निकल आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। जब निकालते हैं तो हमारी जीडीपी को मापने की जो जीडीपी है वो निकल आती है। तो ये हमारा जीडीपी को मापने की इनकम मेथड क्या था, इनकम मेथड। अब हम थर्ड उस पे आते हैं, उत्पाद विधि। तीसरा जीडीपी को मापने का कैलकुलेशन क्या था, उत्पाद विधि, जिसे कहा गया GVA। ओके, अब देखिए आपको पता है कि भारत की इकोनॉमी में बेसिकली 3 सेक्टर काम करते हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर काम करता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम करता है, तीसरा सर्विस सेक्टर काम करता है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका क्या योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या योगदान है, और टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का क्या योगदान है। अगर इनका तीनों सेक्टर्स का हमें अलग अलग योगदान निकालना है और उन फिर तीनों को ऐड कर देना है तो हमारी वही तो जीडीपी होती है। ठीक है ना, वर्तमान में जैसे हमारे पास $2.9 ट्रिलियन की जीडीपी है, तो वो जीडीपी है इन तीनों सेक्टर्स में जितना हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ वो हमारी जीडीपी होगी। लेकिन अब अगर हमें एग्रीकल्चर का स्पेसिफिक पता करना है कि इसकी कितनी ग्रोथ हुई है तो वो हम किसके माध्यम से पता कर सकते हैं, जीवीए के थ्रू पता कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें कितनी ग्रोथ हुई है तो ये अगर हमें पता करना है तो किसके थ्रू पता कर सकते हैं, हम जीवीए के थ्रू पता कर सकते हैं। अगर हमें सर्विस सेक्टर की इंडिविजुअल पता करना है कि कितनी ग्रोथ हुई है तो ये किसके थ्रू पता कर सकते हैं, इसको भी हम जीवीए के थ्रू पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को पता करने के लिए हम जीडीपी का यूज करते हैं, लेकिन सेक्टर वाइज इकोनॉमी को जानने के लिए हम जीवीए का यूज करते हैं। और आपको पता होगा कि सरकार ने लगभग 2015 से जो कैलकुलेशन का मेथड है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ओके, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उसका बेसिक चेंज यही था कि जीडीपी की जगह अब हम जीवीए का यूज करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, जीवीए का यूज करने लगे हैं। कब किया है इसको हमने, 2015 से हमने आंकड़ों को चेंज करना शुरू कर दिया है,
किसने शुरू किया? आपको पता है कौन ये आंकड़े निकालता है? CSO। तो ये 2015 याद रखिएगा, यहां से हमने इसका यूज करना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, और डिटेल में इसको जीपीए को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, खास तौर से जिन्होंने जीडीपी को पढ़ा हुआ है। तो जीडीपी और जीबीए में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप समझिए, कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उस अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या आएगा? प्रोडक्शन आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस चीज की हो रही होंगी? प्रोडक्शन हो रहा होगा। प्रोडक्शन किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखिए, जीवीए जो होता है वो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसके सप्लायर साइड को बताता है। मतलब कि जैसे जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी सप्लायर साइड को बताने का काम करता है जीवीए, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। पर जीडीपी क्या बताता है? चूंकि ये फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो ये कंज्यूमर साइड्स को बताती हैं। किसकी? उपभोक्ता के पक्ष को बताते हैं। तो ये याद रहेगा आपको, जीवीए उत्पादक के पक्ष को बताती हैं और जीडीपी उपभोक्ता पक्ष को डिनोट करती है। आप समझते हैं जीवीए को बाय डेफिनेशन। जीवीए को ऐसे समझिए, आउटपुट माइनस इनपुट, और इसमें इनपुट में जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं यानी कंजम्पशन होते हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। निर्गत माइनस आगत। इट प्रोवाइड्स द रूपी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रूपी वैल्यू मतलब कि मौद्रिक मूल्य वस्तुओं और सेवाओं का प्रोड्यूस्ड इन ए इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था में, आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल that have gone into the production of these goods and services। मतलब कि जो भी आपके इनपुट्स लगे हैं, रॉ मटेरियल्स लगे हैं, उनको जब हम आउटपुट, जो भी आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया है, प्रोडक्शन किया है, उससे माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा निकल कर आ जाता है जीवीए। ओके, ये उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगाए गए इनपुट और कच्चे माल की लागत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के लिए रुपए का मूल्य प्रदान करता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये किसी भी इकोनॉमी की सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर बताता है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र की जो पिक्चर होती है उसको क्लियर करता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर का अगर मान लीजिए पता करना है, तो उसके लिए आपको जीवीए की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पता करना है, तो फिर उसके लिए आप जीपीए का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडस्ट्री का या और कोई भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है। और जीपीए को इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक गेहूं है, आपने गेहूं खरीदा, आपको मिला 10 रुपए किलो। कितने रुपए किलो मिला आपको? 10 रुपए किलो। आपने उसको आटा चक्की में भेजा और अब इसकी कीमत हो गई 17 रुपए किलो। कितनी हो गई? 17 रुपए हो गई। अब जब वो फैक्ट्री में गया और उसने ब्रेड को बनाया तो इसकी कीमत हो गई 25 रुपए। कितनी कीमत हो गई? 25 रुपए। मतलब कि जो ये गेहूं था वो 10 रुपए का हुआ, फिर आटा 17 रुपए का हुआ और ब्रेड हो गया फाइनली 25 रुपए का। मतलब कि इसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ? आटे से गेहूं से आटा बनने में कितने रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ? 7 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। और आटा से ब्रेड बनने में 8 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिशन क्या है? 7 रुपीज और 8 रुपीज। और बेसिक प्राइस क्या था इसका? 10 रुपए। तो 10, अब इसका टोटल जो निकलेगा, अभी जो 25 रुपए में तैयार हुआ है वो कैसे निकलेगा कि 10 रुपए बेसिक प्राइस प्लस 7 रुपए का वैल्यू एडिशन प्लस 8 रुपीज का वैल्यू एडिशन, जो मिलकर आपके प्रोडक्ट को बना रहा है 25 रुपए का। बस यही है जीवीए। और इस प्रोडक्शन में आपको क्या देना पड़ा है? वही जो पीछे पड़ा था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, ये इसमें ऐड है। मान लीजिए आपने इसमें क्या है, इसमें फैक्ट्री का रेंट भी ऐड है, आपकी जो लेबर लगी है उसको भी ऐड कर दिया गया, जो आपने पूंजी लगाई उसका ब्याज भी निकाल दिया गया, और इसमें प्रॉफिट भी आपका
ऐड है, ये तीनों चीजें ऐड हैं, चारों चीजें आपकी ऐड है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्लस अभी इसमें नेट प्रोडक्शन टैक्स को ऐड नहीं किया गया है, बिकॉज अगर इसको ऐड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा मार्केट प्राइस। ये अभी हमारा मार्केट प्राइस नहीं है, ठीक है। तो अब मार्केट प्राइस क्या होगा, चलिए आते हैं उसको बात करते हैं। यानी कि जीबीए एट बेसिक प्राइस कितना निकला हमारा, 25 रुपए। ओके, और जीवीए की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने, आउटपुट माइनस इनपुट। तो जीवीए है 25 रुपए, इनपुट क्या लगा है 10 रुपए का गेहूं, फिर 17 रुपए आटा, फिर 25 रुपए ब्रेड, माइनस आगत क्या क्या लगी, आटा लगा, सॉरी गेहूं लगा, आटा लगा, ब्रेड तो फाइनली रूप से तैयार हुआ। तो अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा बताइए जरा। पच्चीस 10 35 10 45 और 7 52 रुपए आया ये, माइनस 17 10 27 27, इसको माइनस करिए जरा, कितना निकल आ रहा है बताइए। ₹25 निकल कर आ गया, यही हमारा जीवीए हो गया एट बेसिक प्राइस। ओके, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या है, यानी कि जो ब्रेड पे जो हमारा 25 रुपए का ब्रेड तैयार हुआ, ये क्या है, इसका बेसिक प्राइस है। अब अगर हम इसमें टैक्सेस को ऐड कर देंगे, जो प्रोडक्ट टैक्स होगा, जो भी जीएसटी हम लगाते हैं, जो भी मान लीजिए हमने 5 रुपए की जीएसटी लगाई इसमें, तो जब वो फाइनल बेकरी की शॉप में आएगा तो वो कितने का मिलेगा, 30 रुपए का मिलेगा, और यही 30 रुपए है मार्केट प्राइस। तो ये जो 30 रुपए है इसको जोड़ते हैं जीडीपी के अंतर्गत, और जो ये बेसिक प्राइस में है गुड तैयार हुआ है उसको जोड़ते हैं जीवीए के अंतर्गत। यानी कि अगर हम जीवीए में टैक्स जब तक ऐड नहीं करते हैं तब तक वो जीडीपी नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या है कि जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जीडीपी का कैलकुलेशन आ जाता है। ओके, अब बेस ईयर और करेंट ईयर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, बेस ईयर किसी भी इकोनॉमी को मापने के लिए एक बेस ईयर लिया जाता है, जहां से हम तुलना करते हैं कि आज जो हमारी जीडीपी है वो कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, पीछे गई है। बेस ईयर का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस। मान लीजिए इस समय हमने बेस ईयर लिया है जीडीपी के लिए 2011, यही हमारा बेस ईयर है, और आज हम हैं 2021 में, ये हमारा करंट ईयर है। उस समय मान लीजिए जो कार थी उसका जो कांस्टेंट प्राइस था वो 1 लाख रुपए था, तो हमने 3 गाड़ियों का था प्रोडक्शन किया और हमारा जो पूरा टोटल जीडीपी निकला वो 3 लाख की निकली। लेकिन आज क्या हुआ कि आज हमारे पास जो करंट प्राइस है वो 1.5 लाख का है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 2 ही गाड़ियों का हुआ, तब भी हमारी जीडीपी कितनी है, 3 लाख रुपए। बात समझ गए हमारी। तो इसीलिए हम इसको बेस प्राइस से जोड़कर देखते हैं कि बेस प्राइस में क्या था और करंट प्राइस में क्या है। ठीक है, फिर जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी बटे जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब एक तो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ओके, वही हो जाता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब कि जीडीपी में कितना उतार चढ़ाव आया है इसको जानने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ओके, अब नॉमिनल जीडीपी प्लस अगर रियल जीडीपी निकालनी है यहां से तो कैसे निकालोगे, जो भी यहां से जो भी नॉमिनल जीडीपी हमारी निकलेगी उससे हम जीडीपी जो डिफ्लेटर निकलेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद निकलकर बाहर आ जाएगा। तो ये जीडीपी जीवीए का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
जीवीए क्या करता है, सेक्टर वाइज इकोनॉमी को अलग से जानने के लिए जीवीए का यूज करते हैं, और टोटल इकोनॉमी को जानने के लिए, हम अर्थव्यवस्था की सेहत को जानने के लिए जीडीपी का प्रयोग करते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटल इनकम, पीसीआई, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। मतलब क्या करेंगी कि जो टोटल पॉपुलेशन है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन बाय नेशनल इनकम, यही निकाल देगा हमारा पर कैपिटल इनकम। टोटल पॉपुलेशन से जो भी नेशनल इनकम आ रही है उससे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। जब देश की राष्ट्रीय आय को सभी जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है तो जो मूल्य प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। शुरू में इसे बहुत अच्छा आर्थिक संकेतक माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे अच्छा संकेतक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि औसत से सटीक का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये एक एवरेज निकलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की, मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और टोटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम उस देश की है मान लीजिए 50,000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए पर कैपिटल इनकम कितनी निकली, 2 रुपए। कितनी निकली, 2 रुपए। ठीक है, तो ये 2 रुपए सबकी समान आय नहीं होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति 1,000 रुपए पा रहा हो, अर्न कर रहा हो, आय हो उसकी, और कोई व्यक्ति 1 रुपए ही अर्न कर पा रहा हो, या कोई व्यक्ति भूखमरी की कगार पर हो, उसकी कोई इनकम ही ना हो। तो ये जो डिफरेंस होता है ये एक औसत निकालता है पीसीआई हमें, और चूंकि औसत कोई सी भी चीज का एग्जैक्ट तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो फिर पीसीआई को हम एक अच्छा संकेतक नहीं मानते हैं किसी भी इकोनॉमी की सेहत को जानने के लिए। शॉर्ट नोट्स में कुछ लिख लीजिए आप लोग कि अगर प्रति व्यक्ति आय में होने वाले परिवर्तन को सही से जानना है तो इसके लिए स्थिर मूल्यों का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि स्थिर मूल्यों के आधार पर उत्पादन में बढ़त को जाना जा सकता है कि पहले क्या था और अब क्या है, और मुद्रास्फीति आदि के प्रभाव को घटाया जा सकता है। लेकिन अगर चालू मूल्यों पर गणना होती है तो केवल मौद्रिक बढ़त का पता चलता है। ओके, फिर है एक टॉपिक जो हम लोगों ने कवर करना था, देखना है कि कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी। चूंकि ये मेंस का टॉपिक है और अभी इसको हम यहाँ टच नहीं करेंगे। ओके, बेसिकली आपको ये समझ लेना है कि अभी आईएमएफ ने एक अपनी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है, तो इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसकी है, आईएमएफ की है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए, पीटी के लिए, प्री के जो, और बस इसमें आपको दिमाग खुला रखना है। आपको प्री का जो एग्जाम है वो नॉलेज से ज्यादा रीजनिंग का एग्जाम है। अगर अब आपने यहां पर ये सुन लिया कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है वो है द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अगर आपको थोड़ा सा भी याद रह गया तो आप रीजनिंग लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि जो बांग्लादेश है उसकी जो जीडीपी थी, पर कैपिटल इनकम है, वो भारत की पर कैपिटल इनकम से बढ़ गई है। ओके, यही इसका जो कहते हैं कि पूरा एक मुद्दा है। तो इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं टोटल, ठीक है। बाकी इसकी जो हम लोग मेंस के जब टॉपिक पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल चर्चा कर लेंगे। ये बेसिकली मेंस का ही टॉपिक है। हालांकि इसको आप पढ़ लीजिएगा, इग्नोर करके मत जाइएगा। ये जो मैंने सामने आपको स्लाइड दे दी है, सिर्फ एक रीडिंग कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब एक और हमारे पास टॉपिक है ICOR। क्या होता है ICOR? यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये क्या होता है और इसको कैसे समझेंगे? इसका मतलब होता है, चलिए समझते हैं। देखिए जो लिखा है उसको बाद में आप पढ़िएगा, पहले जो मैं लिख रहा हूं उसको आप समझिए। ICOR, ओके, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। आप कितनी कैपिटल लगाकर कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं
उसी को कहते हैं वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात। फॉर्मूला लिख लीजिए, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन प्रोडक्ट कह दो पहले आप, फिर ग्रोथ रेट, इसी को तो आप ग्रोथ रेट कह सकते हैं। प्रोडक्ट, चेंज इन कैपिटल मतलब पूंजी परिवर्तन, और चेंज इन प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद परिवर्तन। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है, या कोई फैक्ट्री है, अब उसमें आपने 100 रुपए लगाए और अभी तक उसका प्रोडक्शन मान लीजिए जो कंपनी का था वो 100 ही था, लेकिन आपने और 100 रुपए एक्स्ट्रा लगाए और उसका प्रोडक्शन हो गया 105। तब तो ठीक है कि आपने जो पूंजी लगाई और ये जो उत्पाद परिवर्तन था वो हो गया 5 से बढ़कर 105 हो गया, 100 से बढ़कर 105 हो गया। लेकिन अगर यही आपकी 100 पूंजी लगे और आपका उत्पादन हो जाए 110 यानी कि 110, तो इसका मतलब क्या हो कि आपने पूंजी तो कम लगाई लेकिन उत्पादन आपका ज्यादा पड़ गया, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। बात समझ गए? तो इसका मतलब क्या है कि अगर कम आईसीओआर रहेगा, यानी कि ये जो हमारा पूंजी जो हम आईसीओआर का कम यूज करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो इकोनॉमी है वो ज्यादा अच्छी होगी, ये दर्शाएगा, यानी कि हमारा प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होगा। ऐसे समझिए, इकाई परिवर्तन पर होने वाले उत्पाद परिवर्तन की गणना जिस इकोनॉमिक इंडिकेटर पर की जाती है उसे आईसीओआर कहते हैं। मतलब अगर आईसीओआर कम होगा तो इसका मतलब है उत्पादन अच्छा हो रहा है और अच्छी ग्रोथ रेट मिल रही है। लेकिन अगर आईसीओआर की लागत ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादन कम हो रहा है और हमारे पास कम बेहतरी के अवसर हैं। ओके, तो आईसीओआर में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा अब आपको। इसके बाद जब तक किसी देश की अर्थव्यवस्था में आईसीओआर को कम नहीं किया जाता है, यानी कि विद्यमान पूंजी अनुपात को कम नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो आईसीओआर को कम किया जाना बहुत जरूरी है बच्चा, चाहे जितना भी आप प्रयास कर लें, लेकिन इसीलिए आईसीओआर को आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसे कहते हैं, यानी कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने आर्थिक समृद्धि पढ़ा था, वो एक मात्रात्मक परिवर्तन था। फिर आपने आर्थिक विकास भी देखा था। तो सबसे पहले तो समझिए कि आर्थिक विकास के अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन को कंसीडर करते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे हम आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में जिन क्षेत्रों में भी परिवर्तन या विकास हो रहा है तो उन संसाधन का कितने लोगों तक पहुंच बनी है, इसको आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम जोड़ते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में जिन क्षेत्रों या जिन लोगों के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराना, इसे कहते हैं आर्थिक विकास।
ओके, मतलब जैसे पहले तो आप क्या देखते हैं, जैसे पहले पिछली साल इतनी रोड बनी, अब इस साल इतनी रोड, मान लीजिए पिछली बार 1,00,000 किलोमीटर की रोड बनी थी, इस बार 1,20,000 किलोमीटर की रोड बन गई। तो ये तो हो गया मात्रात्मक आर्थिक ग्रोथ हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, लेकिन इस रोड का उस जगह बनी जहां लोगों को इस्तेमाल करने की जरूरत थी। ऐसा तो नहीं वही रोड जो बनी थी उसके ऊपर फिर से रोड बना दी गई। अगर ऐसा हुआ है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अगर जिन क्षेत्रों में रोड की वास्तव में आवश्यकता थी, लोगों को इस्तेमाल, नए लोग उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, तो फिर वो हमारा क्या है, वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। फिर ऐसे मान लीजिए आपने कोई अस्पताल बनवाया, ऐसा तो नहीं कि किसी शहरी क्षेत्र में आपने कोई अस्पताल बनवा दिया जहां पहले से ही 2-3 अस्पताल मौजूद थे, तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो सकती है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन आपने ऐसे क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाया जहां पर हॉस्पिटल नहीं था, लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। कहां आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। मतलब आवश्यकता के अनुसार आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता को आर्थिक विकास कहा जाता है। ओके, तो इसके मतलब समझ गया, आर्थिक विकास क्या होता है, ये गुणात्मक परिवर्तन है, और गुणात्मक परिवर्तन किस आधार पर है ये आपने समझ लीजिए। तो मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां पर मात्रात्मक परिवर्तन होता है और यहां पर गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब और एक चीज आप कह सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अगर मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हो रही है तो वो आर्थिक विकास की गारंटी नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आर्थिक ग्रोथ हो रही है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो आर्थिक विकास भी हो रहा है, नहीं, इसकी ये गारंटी नहीं है। अब आखिरकार फिर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके क्या टूल्स होते हैं, कैसे समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कैसे समझ जाएगा आपका। अगर उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है और वो आर्थिक समृद्धि कैसी है, समावेशी है। कैसी है, समावेशी है, इंक्लूजन होना चाहिए। कोई भी जो ग्रोथ हो रही है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। और फिर सशक्तिकरण हो महिलाओं का, निचले तबके के लोगों का, पुअर्स जो हैं, गरीब जो लोग हैं उनका सशक्तिकरण होना चाहिए, और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इसके बाद के चरण में सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, यानी कि समपोषणीयता की बात आती है। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे आप, तो भारत में अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि और इंक्लूजन के लेवल तक, यानी कि समावेशी के लेवल तक पहुंच पाई है। यानी कि जो भारत की आर्थिक समृद्धि है उसको इंक्लूसिव किया जाए, अभी हम सिर्फ यहां तक पहुंच पाए हैं, जबकि हमें अभी आगे एम्पावरमेंट, फिर स्टेबिलिटी और फिर संपोषणीयता की तरफ आना है। विश्व बैंक इन 5 स्तंभों को मान्यता देता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये 5 स्तंभ हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के पैमाने को जोड़ते हैं। और ये संपोषणीय जो इंक्लूजन है ये कब आ पाया है, ये जब हमने 11th 5 ईयर प्लान लाया था तब हमने इस वर्ड का प्रयोग किया था। ठीक है ना, तो अभी हमें एम्पावरमेंट, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को भी पाना बाकी है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे हमने इसको 11th में किया था, अगर हम 10th जो 5 ईयर प्लान था उसका मोटो क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर जब 11th 5 ईयर प्लान आया तो इसमें क्या हो गया, इंक्लूसिव
ग्रोथ। लेकिन जब 12th 5 ईयर प्लान आया तो इसमें हमने इंक्लूसिव ग्रोथ को बनाए रखा, बस क्या जोड़ दिया, फास्टर मोर, तेजी से इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने जोड़ दिया 12th 5 ईयर प्लान में। ओके, अब आपको ग्रोथ रेट भी याद रखनी चाहिए कि किस 5 ईयर प्लान में क्या ग्रोथ रेट रही, फिर किस ईयर में क्या ग्रोथ रेट रही। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 से 2010 के दशक में किस वर्ष या किस जो फाइनेंशियल ईयर था में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही। तो अब अगर आपको ये पता करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो आपको प्रत्येक ईयर की ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए। तो इसको भी आप एक बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक मॉडल में जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापते हैं तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स का या कुछ जो आंकड़े हैं या संकेतक हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। वो संकेतक क्या है, HDI, GDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेम, टेई, GWI, MPI है ना, HPI, HPI2, PQLI, QLI, गिनी कॉफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, कुर्जेस कर्व, मिजरी इंडेक्स, डिस्कम्फर्ट, GNHI, इस प्रकार के जो टूल होते हैं उनका प्रयोग हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने में करते हैं। ओके, अब इन टूल्स की एक एक करके चर्चा हम आगे करेंगे। ये टूल्स कुछ बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ UNDP के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ UNDP वर्ल्ड बैंक ने मिक्स होकर बनाए हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग चलता है। जैसे HDI की बात करें तो HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो मानव विकास सूचकांक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये UNDP का सूचकांक है। किसका सूचकांक है ये UNDP का सूचकांक है। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल में कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो वो पूछ सकता है। चलिए बताइए, अगर यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नहीं है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है या कोई भी चीज़ जो आप समझना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो आप बता सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहेगा इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद जब आप कल इस टॉपिक को कवर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत मैं आपके लिए कर देता हूं कि मुद्रा एंड मुद्रास्फीति, ठीक है ना। तो मुद्रा क्या होती है, व्हाट इज मुद्रा, चलिए बताइए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वह है, मुद्रा वह है कि मुद्रा क्या कर सकती है, उसी से तय करते हैं कि मुद्रा क्या है। ओके, तो इस सेगमेंट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेशन, देन RBI के बारे में, देन बैंकिंग रिफॉर्म। ये जो टॉपिक हमने अभी पीछे आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चों ने इसको पढ़ रखा था, तो ये इसलिए पढ़ना जरूरी था कि जब अब आप इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट GDP, GNP, ये सब जो बच्चे नए जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे लगभग नए जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जब से इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हुई थी
तब से लगभग 300 to 400 न्यू स्टूडेंट ऐड हुए। ठीक है ना। तो इन सारे बच्चों के लिए ये टॉपिक थे। अब जब हम इन्फ्लेशन पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जीडीपी डिफरेटर क्या होता है, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, तभी आप समझ बेस ईयर क्या होता है, करंट ईयर क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या होते हैं, ठीक है ना, मार्केट प्राइस क्या होते हैं, फैक्टर प्राइस क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए था आपके लिए, जरूरी है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब मनी क्या कर सकती है, जब हम पैसे को उसी से मापते हैं तो मनी क्या कर सकती है, चलिए बताइए क्या कर सकती है, इसको कैसे मापेंगे आप। देखिए सबसे पहले तो ये विनिमय का माध्यम है। किसका माध्यम है, विनिमय का। आपको पता है कि बार्टर सिस्टम नहीं है हमारे पास, अब हम पैसे से लेन देन करते हैं, यानी मुद्रा से लेन देन करते हैं, तो ये हमारे पास विनिमय का माध्यम है। दूसरा माप की इकाई है। मान लीजिए कार का प्रोडक्शन हो रहा है तो नंबर में होगा कि 100 कार का प्रोडक्शन हो गया। गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो केजी में हो रहा है या मीट्रिक टन में हो रहा है। स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी यूनिट अलग है। तो अब इन सब को कैसे आप जीडीपी में अलग अलग क्वांटिटीज को एक साथ लाएंगे, वो एक साथ लाने का जो काम करता है वो मुद्रा करती है। इन सब के मूल्य को मुद्रा में कन्वर्ट करके हम तो जीडीपी में ऐड करते हैं। तो यानी कि एक माप की एक इकाई के रूप में काम करता है। फिर ये हमारी बचत के रूप में भी काम करता है। धन के संचय में भी हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो हमने ऋण लिया है, ठीक है ना, तो ऋण की अदायगी में भी हम मुद्रा का प्रयोग, ये कुछ हमारे बेसिक काम हैं मुद्रा के, ठीक है, जिसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक मुद्रा है वो कैसी मुद्रा है बताइए, याद करिए वो नोटबंदी का भाषण 2016 में जब मोदी जी ने कहा था आज रात 12 बजे से जो पुराने नोट हैं वो भारत में लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आज हमारी मुद्रा है वो क्या है, लीगल टेंडर है। क्या है, लीगल टेंडर है, विध ग्राह मुद्रा है। आज हमारी मुद्रा कैसी है, विधि ग्राह मुद्रा है। ओके, अब हम समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ना है, कल हम इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति क्या होती है, जब आप पढ़िएगा तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमतों में होने वाली वृद्धि, या आप कह सकते हैं कि कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली वृद्धि, कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली वृद्धि, या आप कह सकते हैं कि मुद्रा का ऐसा प्रसार जो उसकी मांग को बढ़ा दे। तो अब इन कंसेप्ट से आप समझिए कि मुद्रास्फीति क्या होती है। महंगाई क्या मुद्रास्फीति है, या मुद्रास्फीति अलग है, महंगाई अलग है। इन सब की चर्चा हम अपने अगले टॉपिक में करने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डिसइंफ्लेशन क्या होता है, जीडीपी को मापने के टूल क्या क्या हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक या उत्पाद मूल्य सूचकांक, इन सब की डिटेल चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। टॉपिक आपको कैसा लगा आज का जरूर बताइएगा, और अगर कोई नया टॉपिक है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पहले वो टॉपिक आपको कवर करा दूंगा। 3 लेक्चर आपके मिलेंगे। इकोनॉमिक जो सर्वे है उसको कवर कराने के लिए तो 3 लेक्चर्स हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पे लेंगे, और 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में बजट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, तो उसके पहले मैं आपको बता दूंगा जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट के पार्ट को कंप्लीट कराएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।